हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 को करने से पहले हम चतुर्भुज के बारे में जानकारी आपको देंगे। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में आज की क्लास में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको चतुर्भुज के बारे में जानकारी मिलेगी, अच्छे से मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। चतुर्भुज किसे कहते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानकारी अच्छे से आपको देंगे। तो सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर कर पाएँ। और मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मैं जो है एक्सरसाइज को शुरू करने, यानी चैप्टर नया जो होता है शुरू, उससे पहले उसके बारे में मैं संपूर्ण जानकारी देता हूं। अगर एक बार जानकारी प्राप्त हो जाती है तो आप उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और हमारे वहीं से बनते हैं, जैसे कि हम सूत्र भी, फॉर्मूला भी डिस्कशन करते हैं। तो इसलिए मेरा वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो जाती है और मैं एक एक पॉइंट जो है क्लियर करता हुआ चलता हूँ। तो अन्यथा न लिया करें, जो भी छात्र छात्राएं देखा करें वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। तो आइए अब हम बिना समय गंवाएं हमारा जो टॉपिक है वो चतुर्भुज रहेगा। चतुर्भुज किसे कहते हैं और उससे आगे जो पार्ट बनते हैं वो भी, उन पर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं चतुर्भुज एवं इसके प्रकार। ठीक, इसमें है चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी चतुर्भुज को समझेंगे। तो यहाँ हम इसके माध्यम से समझ लेंगे। ये हमारे पास आकृति दे रखी है चतुर्भुज की, ठीक है। ये हमारे पास आकृति है चतुर्भुज की। तो हम पहले इसके माध्यम से समझेंगे, चित्र के माध्यम से, फिर आपको भाषा भी लिखवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आकृति दे रखी है, ठीक। ये जो हमारा है ये पेज है, ये समतल है। यानी यदि किसी समतल पर स्थित चार बिंदु, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ये चारों बिंदु, इनमें से कोई तीन बिंदु, यानी इनमें से कोई तीन बिंदु क्या है, संरेख नहीं है। संरेख का मतलब होता है ऐसे बिंदु, मान लो संरेख एक बार समझ लेते हैं, संरेख इस साइड समझ लेते हैं। जैसे कि संरेख बिंदु कब होते हैं, यानी जो तीनों बिंदु, मान लो ए बिंदु है और ये बिंदु बी है, और अगर हमारा जो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाते हैं, एक ही किरण पर स्थित यानी रेखा पर स्थित हो जाते हैं, तो वो संरेख बिंदु क्या कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो ये जो हमारे पास ये चतुर्भुज है, इसमें कहीं एक रेखा पर बिंदु दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी आकृति को ही हम क्या कहते हैं, इन चारों बिंदुओं द्वारा रेखाखंड एक दूसरे को मिलाने पर, यानी इन चारों बिंदुओं से एक दूसरे को मिलाने पर एक आकृति बन रही है। जो आकृति बन रही है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी चारों बिंदुओं को मिला करके एक आकृति का निर्माण हो रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम चतुर्भुज कहते हैं। तो मुझे आशा ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे यदि किसी समतल पर स्थित चार बिंदुओं में से कोई तीन बिंदु संरेख न हो, तब इन बिंदुओं को चार रेखाखंड द्वारा एक दूसरे से मिलाने पर बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा को इसको देखें, चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो लिख सकते हैं उसे भी चार भुजाओं तथा चार रेखाखंडों से घिरी हुई समतल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसे भी आप लिख सकते हो, इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ रेखाखंड क्या है, इसको हम मान लेते हैं, हमारे पास ये आकृति है, इसको मान लेते ए
इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी, इसको मान लेते डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है हमारा, यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक, यहाँ भुजाओं की बात की जाए तो ए बी भुजा है और क्या है, ए बी भुजा है और हमारे पास क्या है, वी डी भुजा है और डी सी भुजा है और ए सी भुजा है। ये क्या है, इन चारों जो भुजाओं से निर्मित आकृति है जो कि चतुर्भुज कहलाती है। ठीक, इसे कहा जाए तो इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे निरूपित करते ए वी सी डी, ए वी सी डी द्वारा निरूपित किया जाता है। ये अच्छे से समझ लें। ठीक, तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, यानी अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को अच्छे से समझ चुके होंगे आप। ठीक, तो अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं, यानी चतुर्भुज की जो है हमारे पास उसकी क्रमागत भुजाएं। ठीक, तो हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जान लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषाएं क्या होती हैं। यानी किसी चतुर्भुज की रचना करने वाले प्रत्येक रेखाखंड उस चतुर्भुज की भुजा कहलाते हैं। यानी चतुर्भुज की भुजाओं की बात की जाए, यानी तो चतुर्भुज की, अब यहाँ पे कह रहा है, इस पॉइंट में कह रहा है कि चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं। तो पहले हम भुजाओं को समझेंगे, यानी चतुर्भुज की भुजाएं किसे कहते हैं। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ परिभाषा को। तो किसी चतुर्भुज की रचना करने वाले प्रत्येक, यानी हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ये रेखाखंड है। ठीक है, प्रत्येक रेखाखंड उस चतुर्भुज की, यानी हमारे पास ये चतुर्भुज ए बी सी डी क्या बना हुआ है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज बना हुआ है। इसमें क्या है, इसमें यानी किसी चतुर्भुज की प्रत्येक, यानी रचना करने वाली प्रत्येक रेखाखंड को क्या कहते हैं, प्रत्येक, ये वाला जैसे डी सी है ये रेखाखंड, बी सी है ये रेखाखंड, ए बी ये रेखाखंड और ए डी ये रेखाखंड, इस रेखाखंड को ही क्या कहते हैं, इस रेखाखंड को ही हम भुजाएं कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्रमागत भुजाओं की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रमागत भुजाओं की बात। ठीक है, तो इसमें जो समझेंगे तो चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका अंतः बिंदु उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है, अंतः बिंदु उभयनिष्ठ। क्रमागत भुजाओं में क्या है, यानी चतुर्भुज की वे दो भुजाएं, यानी चतुर्भुज की मान लो कि जो ए डी सी भुजा है और ए बी भुजा है, इन दोनों भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु ये सी है। यानी ए डी सी और बी सी, इसका उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, सी है। तो यही तो कह रहा है कि प्रत्येक, यानी चतुर्भुज की वे भुजाएं जिनका बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी उभयनिष्ठ का मतलब एक ही जो सी बिंदु है, डी सी भुजा, इस वाली भुजा में भी निष्ठा रख रहा है और ये वाली भुजा में भी सी बिंदु निष्ठा रख रहा है। तो इस भुजा को क्या कहेंगे, निष्ठा, यानी जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। जैसे सी बिंदु दिखाई दे रहा है, इस बिंदु को क्या कहेंगे, इस बिंदु को उभयनिष्ठ कहेंगे, क्योंकि हमारा जो डी सी भुजा है, ये वाली भुजा में भी और ये वाली भुजा, दोनों भुजाओं में क्या रख रहा है, निष्ठा रख रहा है। तो यही उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम, इन संलग्न भुजाओं को क्या कहते हैं, क्रमागत भुजाएं कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा के तौर पर अब लिख लेंगे। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका अंत बिंदु, यानी इन दोनों का अंत बिंदु क्या है, यहाँ पे सी है, अंत बिंदु उभयनिष्ठ होता है, संलग्न भुजाएं या क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, क्रमागत भुजाएं कहलाती हैं। अब बात की जाए इसकी, जैसे क्रमागत भुजाएं कौन सी हैं, तो जो ए बी भुजा है उसका उभयनिष्ठ बिंदु बी है। यानी इसकी बात करें, क्रमागत भुजाओं की बात करें तो इसमें चित्र के अनुसार समझेंगे कौन कौन से क्रमागत भुजाएं हैं। ए बी है, क्या है, ए बी है, और कौन सी है, ए बी कॉमा बी सी, ये ए बी है और ये बी सी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे बी सी और क्या, डी सी या सी डी कहें, लिखें बी सी कॉमा सी डी। ठीक, इस तरह से ए बी हो गया था, बी सी, और बी सी और सी डी ये संलग्न भुजाएं यानी क्रमागत भुजाएं हैं। और हमारा सी डी और डी ए क्या होगा, सी डी और डी ए ये भी क्रमागत भुजाएं होगी। और हमारे पास
डी ए और ए वी क्या होगा, डी ए कोमा ए वी, ये क्या होगा, ये हमारी संलग्न भुजाएं यानी क्रमागत भुजाएं हो जाएंगी। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये क्या है, ये चतुर्भुज लिख लेंगे, ये चतुर्भुज ए बी सी डी लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी सी डी की क्रमागत भुजाएं हैं। इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा हो पॉइंट और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारी यहाँ अगर बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको यहाँ से जैसे ही वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन समय से पहुँच जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए और चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो हम ऐसे ही अपना चैनल समझ के सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास करें शेयर और सपोर्ट करें। सपोर्ट करोगे मोटिवेशन मिलेगा, इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सेशन में हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे। अच्छे से समझ में तो आता ही होगा, मुझे पता है, एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलता हूँ। जब तक पॉइंट क्लियर नहीं होता है तब तक मैं अच्छे से समझाता हूँ, इसीलिए हमारी वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें, अच्छे से एक बार देखा करें, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाओं का मतलब होता है चतुर्भुज, जो हमारे पास ये जो है चित्र आकृति है ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है। इसमें क्या है, सम्मुख भुजाएं यानी सामने की भुजाएं क्या पढ़ेंगे, सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले मौका ऐसे ही जान लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से लिखवा देंगे पॉइंट, ठीक है। तो चतुर्भुज की दो भुजाएं यानी चतुर्भुज की दो भुजाएं जिसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, यानी सम्मुख। ये जैसे कि जो डीसी भुजा है वो एवी के क्या है, सम्मुख। यानी कहने का मतलब है जो एवी के सम्मुख भुजा है वो डीसी है, और हमारी जो डी ए यानी ए डी कहें चाहे डी ए कहें, ए डी भुजा के सम्मुख कौन सी है, वी सी भुजा है। तो इन भुजाओं को ही क्या कहें, इन भुजाओं को ही हम सम्मुख भुजाएं कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, सम्मुख भुजाएं कहेंगे। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सम्मुख का मतलब होता है सामने, यानी आमने सामने वाली भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। तो ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसी बात को अच्छे से लिख लेते हैं। तो बने रही वीडियो के शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चतुर्भुज की दो भुजाएं जिनमें कोई, हमने समझाया था इस प्रकार से, जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ न हो, क्या न हो, बिंदु उभयनिष्ठ न हो, सम्मुख भुजाएं कहलाती। अब हम समझ लेंगे सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो इनको जैसे कि जो हमने बताया था ए बी सम्मुख है किसके, डीसी के सामने, यानी ए बी के सामने कौन सी भुजा है, डीसी। तो लिखेंगे ए बी कोमा डीसी भुजा है। और यहाँ देखा जाए तो बी सी भुजा के सामने कौन सी भुजा है, ए डी है। तो लिख लेंगे बी सी कोमा ए डी लिख लें, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये सम्मुख भुजाएं होती हैं, तो ये भी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारे पास चतुर्भुज है, ठीक। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है चतुर्भुज के शीर्ष, यानी चतुर्भुज के शीर्ष किसे कहते हैं। तो इसे भी अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो चतुर्भुज के शीर्ष यानी उन पॉइंटों को कहते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो जो शीर्ष क्या कहलाते हैं, चतुर्भुज यानी किसी चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी चतुर्भुज की दो भुजाएं, मान लो हमारी यहाँ से समझ लेते हैं, जैसे कि जो ए बी भुजा है और बी सी भुजा कहें चाहे सी बी भुजा, ऐसे कहें ए बी भुजा और सी बी भुजा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद, यानी मान लो जिस इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी है, कहने का मतलब इस वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती
उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष कहते हैं। तो ये पॉइंट जैसे कि ए बी भुजा और सी बी भुजा बिंदु बी पर प्रतिच्छेद कर रही है, और बी सी भुजा और डी सी भुजा बिंदु सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये चतुर्भुज का ये मान लो कि ए शीर्ष है, ए शीर्ष है, बी शीर्ष है, सी शीर्ष है और डी शीर्ष है, यानी दो भुजाएं किसी बिंदु, यानी मान लो सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जो डी सी भुजा और बी सी भुजा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसी बिंदु को क्या कहेंगे, इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज के शीर्ष कहेंगे। तो ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी भाषा को यहाँ पे लिख लेते हैं, तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं, ये दो क्रमागत भुजाएं हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वह बिंदु उस चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। समझ में आया होगा। तो यहाँ हम शीर्षों को लिखें तो लिखेंगे ए शीर्ष हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए शीर्ष हो जाएगा, बी सी और डी लिख लेंगे, ए कॉमा वी कॉमा सी तथा डी चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हमारा चतुर्भुज के शीर्ष के बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा है चतुर्भुज के कोण। क्या है पॉइंट, चतुर्भुज के कोण, उसको हम यहाँ पे अच्छे से तरह से समझ लेंगे। तो हम चित्र के माध्यम से यहाँ पे समझते हैं। तो चित्र हमारा ये है, ए बी सी डी, ए क्या है, चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के कोण किसे कहते हैं ये समझना है। जब किसी चतुर्भुज में दो भुजाएं, जब किसी चतुर्भुज के शीर्ष पर दो भुजाएं, यानी मान लो कि शीर्ष, यानी जब दो भुजाएं ए बी भुजा और बी सी भुजा, जब दो भुजाएं एक शीर्ष पर मिलती हैं, क्या मिलती है, एक शीर्ष पर मिलती हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक कोण का निर्माण होता है। क्या होता है, एक कोण का जो है निर्माण होता है। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, कोण किसे कहते हैं। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि जब किसी चतुर्भुज के एक शीर्ष पर, यानी जब किसी चतुर्भुज, मान लो शीर्ष ये है ए बी भुजा और जो सी बी भुजा है ये शीर्ष बी पर मिल रही है, जब ये शीर्ष बी पर मिलेगी तो एक क्या करेगी, एक कोण का निर्माण करेगी। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी बात को हम यहाँ पे भाषा में लिख लेंगे। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी चतुर्भुज के, हमने यहाँ से समझाया था इस चित्र के माध्यम से कि जब किसी चतुर्भुज के शीर्ष पर दो भुजाएं मिलती हैं, यानी ए बी भुजा और सी बी भुजा इस शीर्ष पर मिलती हैं, तो उन भुजाओं के बीच में, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसे चतुर्भुज का कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे चतुर्भुज का कोण कहते हैं। तो आगे लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज में, लिखेंगे दिए गए चतुर्भुज में कोण की बात की जाए तो कोण ए बनेगा, और कोण बी, ऐसे ही कोण सी बनेगा, और कोण ऐसे ही डी बनेगा। ठीक है, और किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 अंश होता है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से जानते होंगे पहले से भी, और इस वीडियो के माध्यम से भी समझ जाएंगे अच्छी तरह से। तो लिखा है हमने दिए गए चतुर्भुज में, कैसे लिखेंगे, कोण ए लिखेंगे, कोण बी कोमा कोण सी तथा कोण डी लिखेंगे। कोण ए, कोण का चिन्ह ऐसा होता है, कोण ए कोमा कोण बी कोमा कोण सी तथा कोण डी हैं। ठीक है,
ये क्या है, ये कोण है, दिए गए चतुर्भुज के कोण है। ठीक है, अब बात की जाए जो है चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 360, सॉरी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो लिखेंगे किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यानी जोड़ 360 अंश होता है। ठीक है, तो हमने क्या माना, हमने यहाँ पे कोण ए माना, बी, सी और डी। तो हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी। चारों कोण आगे, ए बी सी डी चारों कोण आगे, इनका योग 360 डिग्री होता है। तो इसके माध्यम से आपको चतुर्भुज के कोण भी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा रहेगा जो है चतुर्भुज के क्रमागत कोण। ठीक, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, चित्र के माध्यम से ही समझेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास चतुर्भुज है, तो क्रमागत कोणों को पढ़ेंगे। तो क्रमागत कोण क्या होते हैं, चतुर्भुज के बे दो कोण, यानी चतुर्भुज के बे दो कोण जिनमें, यानी ये दो कोण, जैसे कि ये कोण है और ये कोण है। मान लो कि कोण ए की बात की जाए और कोण बी की बात की जाए, तो चतुर्भुज के बे दो कोण जिनमें जो है एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। क्या होती है, उभयनिष्ठ। क्या होती है, ये वाली भुजा, ए बी भुजा क्या है, उभयनिष्ठ है। मान लो दो कोण बता रहे हैं क्रमागत कोण, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये क्रमागत कोण, ठीक है, कहलाएंगे। एक भुजा क्या रखती है, इसमें निष्ठा रखती है, तो क्रमागत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रमागत कोण कहलाते हैं। तो अब हम इसे भाषा के रूप में यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज के बे दो कोण जिनमें एक भुजा क्या करती है, उभयनिष्ठ होती है, क्रमागत कोण कहलाते हैं। अब हम चित्र के माध्यम से क्रमागत कोणों को समझ लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ क्रमागत कोण लिखा जाए तो ए और बी है, क्या है, तो इसको कैसे बताएंगे, डी ए बी लिखेंगे। कोण डी ए बी लिखेंगे, कोमा कोण इसको कैसे बताएंगे, कोण ए वी सी बताएंगे। क्या लिखेंगे, व कोण ए वी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण ए वी सी लिखेंगे। अब दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, हमने ये बता दिया, कोण डी ए बी बता दिया और ए बी सी बता दिया। अब इसको कैसे बताएंगे, हम इसको कैसे लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे ए वी सी लिखें। क्या लिखेंगे, ए यानी कोण ए वी सी ब कोण ए बी सी लिख लिया। अब लिखेंगे कि क्या, इसको सी को कैसे बताएंगे, बी सी डी ब कोण वी सी डी लिखेंगे। लिख लिया बी सी डी, इतना बात अच्छे समझ में आया होगा। अब हम अगला कोण कैसे बनेगा, वी सी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोण वी सी डी व कोण क्या बनेगा, वी सी डी बन गया। अब बनेगा क्या, इस वाले कोण को बताएंगे सी डी ए। क्या बताएंगे, कोण सी डी ए। अगले कोष्टक में लिखेंगे, ठीक, तो अगले वाले कोष्टक में लिखेंगे। अब हमने यहां तक बता दिया, इस वाले को बता दिया, यानी क्या बताया, सी डी ए बताया। तो अब क्या करेंगे, सी डी ए लिखेंगे, सी डी ए कोण सी डी ए ब कोण, इसको कैसे बताएंगे, ए वाले को बताएंगे डी ए वी बताएंगे। क्या बताएंगे, ब कोण डी ए वी। क्या बताएंगे, डी ए वी लिखेंगे। चतुर्भुज ए वी सी डी के क्रमागत कोण है,
ये इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारा है चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी आमने सामने के कोण, इनको हम कैसे बताएंगे। तो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को समझ लेते हैं। तो वे दो कोण, चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को समझ लेते हैं। तो चतुर्भुज के वे दो कोण, यानी चतुर्भुज के इसके माध्यम से पहले समझते हैं, यानी सम्मुख कोण कहलाएंगे। जैसे कि जो बी के सामने है बिल्कुल वो डी कोण है, ठीक है, और ए के सामने है वो सी कोण है, तो ये सम्मुख कोण कहलाएंगे। जैसे कि बी के सामने डी कोण है तो ये सम्मुख कोण दोनों कहलाएंगे, और ए के सामने सी कोण है तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा सम्मुख कोण कहलाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चतुर्भुज के वे दो कोण जिनमें कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, क्या नहीं होती है, कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है, तो क्या कहलाते हैं, वो चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो इस भाषा को हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी चतुर्भुज के वे दो कोण जिनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती है सम्मुख कोण कहलाते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि हमने बताया जो बी है कोण, उसके सामने डी कोण है, तो बी और डी क्या सम्मुख कोण कहलाएंगे। और जो ए कोण है उसके सामने सी कोण है, तो ए और सी क्या सम्मुख कोण कहलाएंगे। तो इनमें दोनों में देखेंगे तो यहाँ कोई जो भुजा है वो निष्ठा नहीं रख रही है। जो हमारे कोण थे, क्रमागत कोण थे, उनमें क्या रख रही थी, भुजा निष्ठा रख रही थी, क्रम से आने वाले। जैसे कि हमने डी ए बी बताया था, इस कोण को ए वाले को बताया था। अब बी को कैसे बताया था हमने, ए कोण ए वी सी, तो इसमें ए कई भुजा निष्ठा रख रही है, यानी यहाँ से इस वाले कोण को बताया था तो ये वाली भुजा ए बी वाली निष्ठा रख रही थी। अब बी वाली को बताया था तब ये ए बी वाली भुजा निष्ठा रख रही थी, तो ये क्रमागत कोण थे। अब सम्मुख कोण आमने सामने बन रहे हैं तो इनमें कोई भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी निष्ठा नहीं रख रही है, यानी एक कोण को नहीं बना रही है कोई भुजा, यानी एक भुजा पर दो कोण नहीं बन रहे हैं, ये इस प्रकार से निष्ठा नहीं रख रही है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ कोण कहलाएगा, ठीक, सॉरी क्या कहलाएगा, सम्मुख कोण कहलाएगा, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम इस कोण को बताएं, जैसे कि हमने बी के सामने डी को बताएं, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोण ए वी सी, ए वी सी लिखें, और इसको क्या बताएंगे, इसको बताएंगे वह कोण बताएंगे क्या, सी डी ए बताएंगे, वह कोण सी डी ए, यानी जो कोण होता है हमेशा बीच में होता है। जैसे कोण डी है तो ये बीच में आ रहा है, कोण बी है तो ये भी बीच में आ रहा है, तो ये दोनों क्या सम्मुख कोण कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अगर ए को और सी को बताएं तो कैसे बताएंगे, ए को बताएंगे तो हम बताएंगे बी ए डी बताएंगे, दूसरे कोष्टक में कोण बी ए डी, ब कोण हमने किसको बताया, बी ए डी को बताया। अब हम सी को बताएं तो कैसे बताएंगे, बी सी डी बताएंगे, कोण बी सी डी, ये क्या है, ये चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, लिखेंगे ये चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण है, यानी सामने आमने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है। इतनी बात आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, नया चैप्टर शुरू करने से पहले आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए चैप्टर के बारे में, तो जरूर जानकारी होगी तो आप आसानी से सवालों को हल कर सकते हो, इसलिए संपूर्ण जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो अब हमारे जो नेक्स्ट हमारी टॉपिक है, सॉरी जो नेक्स्ट वो है हमारा हेड पॉइंट है, वो हमारा रह गया है चतुर्भुज के विकर्ण। इनको हम समझेंगे अच्छी तरह से, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक। आपको ये भी पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, और अगली वीडियो में हम चतुर्भुज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो भी देखें और वो वीडियो देखना ना भूलें, वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी, क्योंकि वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे चतुर्भुज के प्रकार, यानी चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं उनको अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए, यहाँ पर भी बने रहिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखें। तो अब हम चतुर्भुज के विकर्ण समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो विकर्ण समझ लेते हैं। तो यहाँ विकर्ण की बात की जाए तो हमारे चतुर्भुज के विकर्ण हैं, कहते हैं कि किसी चतुर्भुज के आमने सामने स्थित शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को उस चतुर्भुज के विकर्ण कहते हैं। मान लो
आमने सामने के शीर्ष, मान लो ये जो है बी शीर्ष है, ये डी शीर्ष है, तो एक रेखाखंड से बी को डी से मिलाया, मान लो यहाँ से इसको मिलाया, तो ये जो रेखा कहलाएगी बी डी, ये कहलाएगी चतुर्भुज का विकर्ण कहलाएगी। ऐसे ही हमने जो शीर्ष ए है और ये शीर्ष सी है, ए से शीर्ष सी तक को इसको मिला दिया, इस वाले रेखाखंड ए सी को क्या कहेंगे, ए सी रेखाखंड को हम चतुर्भुज के विकर्ण यानी चतुर्भुज का विकर्ण कहेंगे। तो ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो क्लियर हो रहा होगा, हो गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस भाषा को यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे किसी चतुर्भुज के आमने सामने स्थित, किसी चतुर्भुज के आमने सामने स्थित शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंडों को उस चतुर्भुज के विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उस चतुर्भुज के विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे विकर्ण की बात की जाए तो विकर्णों के लिखेंगे, यहाँ पे विकर्णों के लिखेंगे। तो यहाँ पे विकर्ण क्या है, बी और डी क्या है, एक बी डी विकर्ण है, तथा ए सी क्या है, यहाँ पे चतुर्भुज में विकर्ण है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अवश्य है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको समय समय पर जो है वीडियो मिलती रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चतुर्भुज के प्रकार। तो वो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, वो वीडियो देखना न भूलें। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को देखें और उस वीडियो को इसको देख करके, और कल यानी नेक्स्ट डे अगली वीडियो आएगी तो चतुर्भुज के प्रकार आएगी, तो उसको जरूर देख लें। ये हमारी है चतुर्भुज के प्रकार। तो इसमें हम वीडियो में चतुर्भुज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे, लास्ट वीडियो रहेगी, और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू कर देंगे। तो जो भी नए छात्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जो है प्रेस कर लें। ठीक है, बेल आइकन की घंटी सी चिन्ह आएगा, उसको जरूर प्रेस करें। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। उससे जो भी यहाँ से वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचेगा जरूर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे चतुर्भुज के जो है प्रकार को डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी जो है यहीं पे समाप्त होती है। तो मैंने आज की वीडियो में मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे क्लियर किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अच्छे समझ में आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चतुर्भुज के प्रकारों के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।